कहानी की शुरुआत होती है एक मेंटल असाइलम से, जहां पर पिछले 17 साल से बेंजामिन उर्फ बेनी नाम का एक साइको किलर कैद है। लोग ये कहते हैं कि 17 साल पहले इस साइको किलर ने कई सारे लोगों को तड़पा तड़पा के मारा था और इन लोगों में उसके माँ बाप भी शामिल थे। उसने अपने माँ बाप के हाथ पैर काट दिए, उनकी जुबान काट दी। डॉक्टर का ये मानना है कि बेनी आज भी ये सोचता है कि वो एक बच्चा है और बच्चे को चाहिए खिलौना, और उसका खिलौना है लोगों के हाथ पैर। वो लोगों के हाथ पैर काटता है, उसके साथ खेलता है और पिछले 17 साल से वो इसी जुर्म के लिए इस असाइलम में कैद है। आज फिर डॉक्टर ग्रेव बेनी से मिलने के लिए आए। वो बेनी को समझा रहे कि तुम जो भी फील करते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक करना है। लेकिन बेनी बात करने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर ग्रेव बेनी को एक पेपर और स्केच देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ड्रॉ करो। बेनी ड्रॉ करना शुरू करता है। वो एक आदमी, उसकी बीवी और उसकी एक बेटी बनाता है। डॉक्टर ग्रेव को समझ नहीं आ रहा कि बेनी ने किसकी फैमिली बनाई। वो बेनी से पूछता है क्या ये तुम्हारी फैमिली है, लेकिन बेनी अब गुस्से में उस पेपर को खराब कर रहा है। डॉक्टर उसे रुकने के लिए कहते हैं। तब बेनी पेपर में लिखता है मेरे साथ गेम खेलोगे। डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि बेनी उसके साथ कौन सा गेम खेलना चाहता है और उसी वक्त बेनी डॉक्टर ग्रेव पे हमला कर देता है। इससे पहले डॉक्टर ग्रेव कुछ समझ पाते, वो डॉक्टर ग्रेव को बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद जब उन्हें होश आता है तो वो ये देखते हैं कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और ये किसने किया है, ये बेनी ने किया है। और अब बेनी डॉक्टर की काउंसलिंग करेगा। वो डॉक्टर से पूछता है आपको कैसा लग रहा है, बताइए, मैं आपका इलाज करूंगा। और फिर धीरे धीरे करके वो डॉक्टर को तड़पाना शुरू करता है। बेनी का खेल तो आपको याद ही होगा ना, लोगों के हाथ पैर काटना और उसके साथ खेलना। बेनी डॉक्टर के साथ यही करता है। वो उसके हाथ पैर काटना शुरू करता है। डॉक्टर दर्द के मारे चिल्ला रहा है लेकिन उसका मुंह बंद है, उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। बेचारा डॉक्टर चिल्लाता रहता है और बेनी उसके हाथ पैर, उसके शरीर का हर एक अंग काटता रहता है। उसके अंदर से सारे ऑर्गन्स बाहर निकालता है। डॉक्टर तड़प तड़प के मर जाता है और अब बेनी को मजा आ रहा है। कुछ देर के बाद वहाँ एक नर्स आती है। बेनी उसे भी मार देता है, उसके साथ भी वही करता है जो उसने डॉक्टर के साथ किया। उसके बाद उस कमरे में हॉस्पिटल का जो स्टाफ आ रहा है, बेनी उन सबको मारता जा रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद उस हॉस्पिटल की एक नर्स सारा वहाँ पर आती है। सारा दिल ही दिल में बेनी से प्यार करने लगी थी और बेनी भी इस बात को समझता था कि सारा उससे प्यार करती है और सारा भी बेनी की जैसी ही थी। उसे भी ये सब में मजा आ रहा था। वो बेनी को कहती है कि मैं ये सब साफ करती हूँ, तुम लोग एक पेशेंट का कपड़ा पहनो जो आज यहाँ से रिहा होने वाला है, उसका आईडी कार्ड लो और यहाँ से निकल जाओ और रात में मुझे कॉल करना। बेनी वहाँ से चला जाता है और सारा सारे हॉस्पिटल की सफाई कर रही है। किसी को नहीं पता कि एक साइको किलर असाइलम से भाग चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो वहाँ से भाग के छुपेगा? नहीं, कल की रात यहाँ पर हैलोवीन है तो सब कोई हैलोवीन की तैयारी करे। किसी को तो ये भी नहीं पता कि शहर में अब एक साइको घूम रहा है। वो साइको एक घर की तरफ जाता है, वहाँ पर एक लड़का हैलोवीन की कॉस्ट्यूम बना रहा है। लेकिन इससे पहले वो बेचारा कुछ समझ पाता, वो साइको उस लड़के को भी मार देता है, उसके भी हाथ पैर काट देता है और उसके बाद उसका कॉस्ट्यूम पहनता है, यानी कि जोकर का मास्क और कैप। पूरे शहर में लोग हैलोवीन की वजह से ऐसी कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहे थे तो किसी को नहीं पता कि वो कातिल कौन है। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि कातिल इस शहर में घूम रहा है, तो प्लीज अपने घर में सेफ रहिए। लेकिन पूरे शहर वाले इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं और इसी शहर में रहती है इस कहानी की लीड कैरेक्टर सारा। सारा अपनी फैमिली यानी कि अपने भाई टॉमी और अपने पापा के साथ रहती थी। बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी और उसे कुछ नहीं पता कि आखिरकार उसकी माँ क्यों गई। कोई ये कहता था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया तो कोई ये कहता था कि वो किसी और के साथ भाग गई। किसी को नहीं पता कि आखिरकार उसकी माँ कहाँ है। बचपन से ही सारा और टॉमी को उसके पापा ने पाला है और आज वो लोग बहुत खुश हैं। आज रात हैलोवीन है और सारा और टॉमी अपनी अपनी प्लानिंग करें कि वो हैलोवीन के दिन क्या करेंगे। लेकिन उसके पापा उन दोनों को समझाते हैं कि तुम लोगों ने न्यूज देखी, कहा ये जा रहा है कि शहर में एक साइको किलर घूम रहा है, तो आज रात अगर तुम लोग किसी पार्टी में जा रहे हो तो प्लीज वो कैंसिल कर दो। लेकिन कैस और टॉमी अपने पापा की बात मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ देर में वो लोग कॉलेज के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहीं से कुछ दूर हॉस्पिटल में सारा सारे सबूतों को मिटा चुकी है। लेकिन उसे पता था कि आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा कि बेनी यहाँ से भागा है। तो इससे पहले यहाँ का कोई भी स्टाफ पुलिस को जाके सब कुछ बता दे, मुझे सबको मैनिपुलेट करना होगा। वो वहाँ की एक नर्स ईवा के पास जाती है जो यहाँ की हेड नर्स थी। वो उसे
समझाती है कि अगर हमने किसी से ये कहा कि बेनी हमारे असाइलम से भागा है तो सब कोई हम पे ही उंगली उठाएंगे, शायद हमारा हॉस्पिटल बंद भी हो सकता है। वो ईवा को समझाती है कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि जो साइको किलर इस शहर में घूम रहा है वो असल में बेनी है। सारा ईवा को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करती है और ईवा मजबूरी में सारा की बात मान जाती है। अब हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को कुछ भी नहीं बताया गया और पुलिस को पता भी नहीं है कि वो साइको किलर असल में बेनी है। इन सब से अनजान कैस अपने कॉलेज पहुंच चुकी है। वो अपने दोस्तों से बात कर रही है। सब कोई बहुत एक्साइटेड है। कैस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा भी बहुत एक्साइटेड है कि आज रात वो पार्टी में क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे, पार्टी को कैसे एंजॉय करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी दोस्त आती है और वो उन्हें बताती कि तुम लोगों को पता है शहर में एक लड़के की बॉडी मिली है, उसके हाथ पैर को काटा गया है और शहर में ये अफवाह है कि एक साइको किलर घूम रहा है। अपने दोस्त की बात सुन के कैस को अपने पापा की बात याद आती है, लेकिन अभी भी सब कोई इसे मजाक समझ रहे हैं। लॉरा कैस को समझाती है कि इन सारी फालतू चीजों पे ध्यान मत दो, अभी कुछ देर में हम लोग कॉफी पीने के लिए जाएंगे और वहाँ पर हम लोग सब डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या करना है। कैस मान जाती है। एक तरफ कैस और उसके दोस्त पार्टी की तैयारी कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ बेनी इस पूरे शहर में घूम रहा था और किसी को ये नहीं पता था कि वो एक साइको किलर है। बेनी पहले एक लड़के को मार चुका था और अब बेनी के निशाने पे एक दूसरा घर है। वो उस घर के अंदर घुसता है। वहाँ पर एक लड़की रहती है। उस लड़की को एहसास होता है कि शायद यहाँ पर कोई है, लेकिन इससे पहले वो बेचारी कुछ समझ पाती बेनी उसे पकड़ लेता है और उसके साथ भी वही करता है जो कि बेनी अपने शिकार के साथ करता है। वो उसके भी हाथ पैर काट देता है और उसे भी मार देता है। अब बेनी वहाँ से भी बाहर निकलता है और अब वो शहर में घूम रहा है। उसकी नजर रेस्टोरेंट की तरफ जाती है और गेस कीजिए उस रेस्टोरेंट में कौन बैठा हुआ है। कैस और उसकी दोस्त लॉरा। वो दोनों बातें कर रहे हैं कि आज रात की पार्टी में वो लोग क्या क्या करेंगे, लेकिन बेनी बहुत ही ध्यान से कैस को देख रहा है। क्यों किसी को नहीं पता। लॉरा भी कैस को कहती है कि वो अजीब सा आदमी तुम्हें बहुत देर से देख रहा है। उन दोनों को बहुत अजीब लगता है और वो दोनों वहाँ से चली जाती है और बेनी अभी भी कैस को जाते हुए देख रहा है। लेकिन क्यों, सब्र रखिए, इसका जवाब आपको आगे जरूर मिलेगा। अब रात हो चुकी है और कैस पार्टी में जाने के लिए निकल रही है, लेकिन तभी कैस का ध्यान उसके पापा की तरफ जाता है। उसके पापा कैस की तारीफ कर रहे कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह लग रही हो। तुम्हें पता है जवानी में तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती थी। वो कैस को अपनी और अपनी बीवी की जवानी की फोटो दिखाता है। कैस भी उस फोटो को देख रही है, लेकिन तभी कैस ये देखती है कि उस फोटो में एक अजीब सा आदमी है जो उसकी माँ को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है। कैस अपने पापा से पूछती है कि ये आदमी कौन है। तब उसके पापा उसे बताते हैं कि तुम्हारे माँ के पीछे एक अजीब सा बंदा पड़ा हुआ था। लोग कहते थे कि वो तुम्हारी माँ के प्यार में पागल है, वो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी और इसलिए उसने मुझसे शादी की। हम दोनों ने तो शादी कर ली, लेकिन कुछ दिन के बाद ये खबर आई कि इस लड़के ने अपने माँ बाप को मार दिया है और साथ ही साथ अपने पड़ोसी को भी। कहा यह जाता है कि इस लड़के ने अपने माँ बाप के हाथ पैर को काट दिया था, उनकी जुबान को भी काट दिया था। ठहरिए जरा, ये कहानी कहीं तो सुनी है ना, याद है बेनी की कहानी। कैस पूछती है कि इस आदमी का नाम क्या था, तो उसके पापा बताते हैं कि इस आदमी का नाम था बेंजामिन, यानी कि बेनी। उसके पापा उसे बताते हैं कि मुझे तो आज तक ये भी शक है कि शायद तुम्हारे माँ के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कैस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इससे पहले उसके और उसके पापा के बीच में और भी बात हो पाती। वहाँ पर लॉरा आ जाती है और कैस और लॉरा पार्टी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं देख पाते कि बेनी उनके घर में घुस चुका है। कैस के पापा खाना बना रहे और उन्हें एहसास तक नहीं है कि बेनी घर में आ चुका है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, बेनी अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार देता है। वो उसे तरपा तरपा के मारता है और वो मर भी जाता है। इन सारी बातों से अनजान टॉमी अपने घर आता है और जब वो अपने घर घुसता है तो अपने पापा को मरा हुआ देखता है। वो अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन उसकी बहन तो पार्टी में, वो फोन कैसे उठाएगी। टॉमी को कुछ भी करके अपनी बहन को सब कुछ बताना था। वो उस पार्टी में जा रहा है जहाँ पर कैस है, लेकिन इससे पहले वो उस पार्टी में पहुंच पाता, बेनी वहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुका है और वो कैस को बहुत ध्यान से देख रहा है। तभी बेनी की मुलाकात वहाँ पर एक बदतमीज लड़के क्रिस से होती है। क्रिस तो ये सोच रहा था कि ये एक मामूली सा आदमी है। वो उसे धक्का देता है, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि वो अपनी मौत से बात कर रहा है। बेनी के गुस्से का अगला शिकार बनता है क्रिस। वो क्रिस को मार देता है और अब
टॉमी भी उस पार्टी में आता है। वो बेनी को देख लेता है, वो बेनी के पीछे जाता है, लेकिन बेचारा वो भी नहीं बच पाता। बेनी उसे भी मार देता है। अपने भाई को पार्टी में आता हुआ देख के और फिर गायब होता हुआ देख के कैस को शक होता है। वो बाहर की तरफ जाती है, बाहर एक गार्ड भी है और अब वो बेनी का शिकार बनता है। बेनी उस गार्ड को भी मार देता है और फिर जब कैस अपने भाई को वहां पर ढूंढ रही है तो बेनी कैस को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन उसने कैस को बेहोश क्यों किया? वो कैस को मार भी तो सकता था, उसने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं। कुछ देर के बाद कैस की आंखें खुलती है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके सामने वही साइको किलर है, यानी कि बेनी। बेनी उसे हाथ दे रहा है, पैर दे रहा है, किसी की जुबान दे रहा है और कैस चिल्ला रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। तब बेनी उसे एक लॉकेट दिखाता है। कैस ने इस लॉकेट को पहले भी कहीं देखा है, फोटो में, अपने माँ के गले में, यानी कि बेनी ने उसकी माँ को मारा है। कैस चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन बेनी उसे छोड़ ही नहीं रहा। मौका देख के कैस वहां से अपने हाथ पैर को खोलती है और अब वो वहां से भाग रही है, लेकिन बेनी उसे भागने देगा? बेनी कैस को ढूंढ रहा है और कैस बेनी से छुप रही है। कुछ देर के बाद कैस ये समझ जाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे बेनी को मारना ही पड़ेगा। वो वहां से एक हथियार उठाती है और बेनी के ऊपर हमला करना शुरू करती है। अब बेनी को भी गुस्सा आ रहा है, वो भी कैस को मारना चाहता है, लेकिन इस बार कैस की किस्मत काम करती है। वो बेनी को मार देती है और उसके बाद वो पुलिस को कॉल कर देती है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आती है और पुलिस के साथ कैस की माँ भी है। कैस भी इतने सालों के बाद अपने माँ को देख के हैरान है और गेस कीजिए उसकी माँ कौन है? उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि सारा है। याद है ना वो नर्स? वही है कैस की माँ। सब कोई पीछे पलट के देखते हैं तो बेनी वहां से गायब है, यानी कि बेनी अभी भी जिंदा है। सारा कैस को सब कुछ बताती है कि तुमने अभी जिसे मारा है ना, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पापा हैं। तुम मेरे और बेनी की बेटी हो। मैंने अपने पति को सिर्फ बेनी के लिए छोड़ा था। मैंने अपनी पति से शादी तो की, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं सिर्फ बेनी से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के असाइलम में काम करने लगी। कैस के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। खैर दिन पे दिन बीतते रहते हैं और एक रात सारा के पास बेनी का कॉल आता है। सारा बेनी को बता रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें पता है मैंने कैस को भी सब कुछ बता दिया है। अब हमारी बेटी हमारे साथ आके रहेगी, हम तीनों बहुत ही खुशी खुशी रहेंगे। याद है ना वो पेंटिंग जो डॉक्टर क्रेव के सामने बेनी ने बनाई थी? एक पापा, एक मम्मी और उसकी बेटी। अब समझ में आया वो पेंटिंग किसकी थी? वो पेंटिंग थी बेनी, सारा और कैस की। इसलिए तो कॉफी रेस्टोरेंट में बेनी इतनी गौर से कैस को देख रहा था। सारा बेनी को समझाती है प्लीज वापस आ जाओ, लेकिन बेनी अब अपनी बेटी से बहुत गुस्सा है और शायद अब वो उसे मार भी देगा। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।